शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मोहित मोदी क्रिसिल के। मोहित, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। ईसीबी ने बॉन्ड परचेज प्रोग्राम शुरू किया, इस पे बाजार खुश हुआ दुनिया भर में, ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ में यूरोप की अर्थव्यवस्था को लेकर जो संकेत ईसीबी ने दिए हैं वो अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। उन्होंने विकास दर में और कमी की ही आशंका जताई है। तो कुल मिलाकर के क्या आपको लगता है कि जैसे ही बॉन्ड परचेज प्रोग्राम के उत्साह से लोगों का ध्यान हटेगा तब वापस उनकी निगाह जाएगी कि असली समस्या यूरोप की है क्या? मॉर्निंग राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए, उन्होंने अभी बॉन्ड परचेज जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें एक मुख्य बात उन्होंने बोली है कि वो इससे मॉनेटरी सप्लाई नहीं बढ़ने देंगे, जिसका मतलब ये होता है कि वो अगर बॉन्ड परचेज करेंगे और उसके लिए रुपया छापेंगे तो उतना ही यूरो वो वापस सर्कुलेशन से वापस लेंगे। सो नेट वो ये कर रहे हैं कि वो एक मार्केट मेकर की तरह बाजार में आएंगे, जिससे कि जिन इकोनॉमीज़ को, स्पेन और ग्रीस, जिनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी यील्ड्स बढ़ रही थी, उनकी यील्ड्स कंट्रोल में आएंगी। इससे फंडामेंटल लेवल पे उनको उन मार्केट्स में क्या अंतर आएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं पे रहेंगी। आज वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वित्तीय अनुशासन की। इन देशों में एक राजनीतिक कंसेंसस चाहिए कि उनको अपना खर्चा कम करना है, और जब तक वो खर्चा, अपना देश का खर्चा कम नहीं करेंगे तब तक, और वो वित्तीय अनुशासन नहीं लाएंगे तब तक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं रहेंगी। बॉन्ड परचेज से उनको ये हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट पे आउट कम हो जाए, या उनको बॉन्ड्स को सर्विस करने की क्षमता उनकी बढ़ जाए, बॉन्ड्स लाने की क्षमता बढ़ जाए, जो कि एक बहुत ही टेम्परेरी फिनोमेना कहा जा सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म 4-5 साल के नज़रिए से देखते हैं तो। जी चलिए, इस बीच आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस पूरे सीरीज में, इस पूरे महीने में कई सारे ट्रिगर्स हैं। जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ऑब्वियसली 17 सितंबर की आरबीआई की पॉलिसी है, और इसमें आरबीआई क्या करती है इस पर नजर बनी हुई है। एसबीआई ने कल फिर से एक बार कहा है कि चांसेस आर हाई कि सीआरआर में कटौती की जाए, लेकिन इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखें तो अच्छे सारे क्यूज हैं। और अब जो नज़र होगी बाजार की वो होगी फेड की बैठक पर। अगर फेड रिजर्व से भी इस तरह के संकेत मिलते हैं कि यूएस इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और वो काफ़ी सीरियसली QE3 को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर फ्रॉम लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव ग्लोबल मार्केट्स के लिए हो सकता है। मोहित, इस एंटिसिपेशन में स्ट्रेटेजी इस समय होनी क्या चाहिए? क्या ये जो सीरीज है, इज इट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स या फिर इंतजार करना चाहिए? बिकॉज अगर लिक्विडिटी फ्लो वाकई एडिशनल आना शुरू होता है तो लुकिंग एट फेस्टिव सीजन हो सकता है इंडियन मार्केट्स और ऊपर जाए यहाँ से। देखिए, लिक्विडिटी ड्रिवन जो मार्केट होता है वो बहुत ही, उसके बारे में कोई लंबा अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल से ड्राइव नहीं होता है, वो लिक्विडिटी से ड्राइव होता है। अगर आप देखें, जैसा कि 31 तारीख को जैक्सन होल की मीटिंग में उन्होंने स्पीच दी थी फेड रिजर्व से कि हम QE3 के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये अंदेशा दिया है, अब वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे ये 12-13 तारीख की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। इससे हो सकता है कि अगर वो लाते हैं, वो कैसे लाते हैं ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि सिमिलरली मारियो द्रागी जी ने भी बोला था कि हम बॉन्ड परचेज करेंगे, लेकिन कल जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया उन्होंने कहा कि हम बॉन्ड परचेज करेंगे लेकिन हम मॉनेटरी और इससे सर्कुलेशन नहीं बढ़ने देंगे। तो QE3 आता है कि नहीं आता और किस स्थिति में आता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस अटैच होकर आती हैं, वो सब डिफाइन करेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स में और अल्टरनेट एसेट क्लासेस में कितनी लिक्विडिटी बढ़ती है। और उससे हो सकता है कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट आगे जाए, लेकिन अगर वो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है तो कुछ दिनों महीनों बाद वो फंडामेंटल पे अपने आप कन्वर्ज करेगा मार्केट। फंडामेंटली अगर हम देखें तो आज मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी की बनी हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइवेट कंजम्पशन थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नीचे जा रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसी लेवल इश्यूज हैं इंडियन मार्केट्स में जिनमें कि डिसीजन लेना है। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% के ऊपर जा रहा है। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि वो 6.2% होगा इस साल में। सो इन स्थितियों में
ये कैसे होगा कि अगर ये एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आती भी है, फंडामेंटल अगर उम्मीदें बनी रहेंगी, फंडामेंटल उम्मीदें तभी बन सकती हैं जब कुछ फंडामेंटल लेवल पे एक्शन लिया जाए। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। कुछ देर में इंडिकेटिव टिक्स आएंगे। आज के लिए संकेत अच्छे हैं बाजार में। देखते हैं कि बाजार कौन से लेवल्स को चेस करने की कोशिश करता है। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर बने हुए, मोहित मोदी हमारे साथ बने हुए, साथी शार्दुल हमारे साथ मौजूद हैं। शार्दुल, इस समय एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल सकती है। अब जिन स्टॉक्स पर हमने अगस्त में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखा था, या फिर जिन स्टॉक्स ने सपोर्ट किया था निफ्टी को, चाहे वो रिलायंस हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर इवन HUL ITC, इन पर फिलहाल वेटेज और बढ़ाना चाहिए क्या फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज? देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं दैट जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है उन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ कायम रहती है, जिन स्टॉक्स में वीकनेस है उन स्टॉक्स में वीकनेस बहुत ज़्यादा कायम रहती है। तो आई थिंक दैट इट इज़ बेस्ट टू स्टिक टू दी लार्ज कैप स्टॉक्स विच आर देयर एंड विच आर शोइंग स्ट्रेंथ। तो मैं समझता हूँ दैट आगे जाते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, सीमेंट में मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है। उसके साथ साथ IT में भी थोड़ी बहुत तेज़ी आने की संभावना है। इन्फोसिस वुड बी दी बेस्ट बेट फॉर मी। एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑटोज़ में मुझे सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लगता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट्स में क्लियरली दिखा देता है दैट एक बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो आई थिंक दैट आई वुड बी बुलिश इन केस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट जैसा आपने कहा कि जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी सपोर्ट लिया है और जिन स्टॉक्स में एक तेज़ी का रुझान है उनमें तेज़ी करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ जी हाँ, उनमें ही तेज़ी करनी चाहिए। डोंट ट्राई एंड टच द वीक स्टॉक्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी सीइंग दैट मेटल काउंटर्स में अगर देखें तो एक बाउंस आ सकता है, बट प्राइमरी ट्रेंड काफ़ी वीक है। टेलीकॉम में भी बाउंस आ सकता है, 260 रुपये का भारतीय एयरटेल 275 हो सकता है, बट ओवरऑल द ट्रेंड इज सो वीक दैट वो 250 कब चला जाएगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अविनाश, आपको क्या लगता है इस वक्त, पिछले दिन जहां हमने काफ़ी तेज बढ़त देखी थी, उन्हीं में आज की उछाल जो होगी सुबह सुबह, उसमें ज़्यादा बढ़त मिलेगी, ज़्यादा मजबूती मिलेगी, या फिर कल जो नहीं चल पाए, जो पीछे रह गए, वो आज ज़्यादा अच्छी बढ़त देंगे? राजीव, मुझे लग रहा है कि कल शेयरों में जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में से, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। जो रेट सेंसिटिव्स है और हाई बीटा स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्शन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि कर्नाटका में जो माइनिंग बैन उठाया है उनसे भी उनको डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, आपको शायद एक थोड़ा बहुत बाउंस रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पिटे हुए स्टॉक्स थे। आई मीन क्लियरली FMCG और फार्मा में बाइंग जारी रहेगी, लेकिन जो इंक्रीमेंटल बाइंग है और जो आज कल में जो आपको स्पाइक देखने को मिलेगी, वो मेरे ख्याल से क्लियरली जो हाई बीटा और जो पिटे हुए शेयर्स है वहाँ से मिलने को मिलेगी। बट ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी विल बी पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन क्या गवर्नमेंट एक्शन आता है, क्योंकि ये रैली सस्टेन होने के लिए क्लियरली गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिफॉर्म की इनिशिएटिव्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि प्योरली लिक्विडिटी रैली और ECB का मीटिंग के बाद अगर हम ये समझे कि मार्केट्स कंटिन्यूसली रैली करेंगे तो ये बात गलत होगी। तो आई मीन क्लियरली 53.20 53.25 के बाद पॉसिबली थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जी, इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी 8.25% ऊपर है, 8.25%। कल हम देख रहे थे कि ये 7-8 पॉइंट ऊपर था, आज 7-8% ऊपर दिख रहा है इंडिकेटिव टिक्स में। 5708 का लेवल है, बट दिस इज इंडिकेटिव, डोंट गो बाय इट, क्योंकि जब बाजार खुलेगा तब देखते हैं संकेत कैसे रहते हैं। लेकिन इस समय सेंसेक्स 1.5% ऊपर जरूर है, 17,486 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि किन लेवल्स के आसपास ये खुलता है, लेकिन फिलहाल 5708 पर निफ्टी और सेंसेक्स 17,488 पर शुरुआती दौर में इंडिकेटिव टिक्स में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, अविनाश, आपकी पिक्स क्या होंगे आज के लिए?
मीर, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स काफ़ी पिटा हुआ काउंटर है। इनफैक्ट क्लियरली ग्लोबल सेल्स जो उनके जगौर के हैं वो भी अगस्त के काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये लेवल से भी अगर खरीदे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है मेरे ख्याल से। नॉट फ्रॉम इंट्राडे बट थोड़ा बहुत पोजिशनल से अगर मैं कहूँ कि अगर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में तो करीबन 260-265 का लेवल पहुँचने के लिए काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके के डोमेस्टिक क्यूज़ भी है, कर्नाटका का स्टेट बाइनिंग भी लिफ्ट हुआ है, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत इनको बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक टाटा मोटर्स वुड बी अ गुड पोजिशनल बाय इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, जहाँ पे इट इज़ अ हाई बीटा काउंटर और ऑब्वियसली मार्केट सेंटिमेंट के साथ उसको भी मोमेंटम पॉजिटिव मिलेगा। जी, और अब देखते हैं कि तकनीकी नज़रिए से प्रकाश काबा क्या सोच रहे हैं बाजार की आज की चाल के बारे में। टेक चेक विद प्रकाश काबा। प्रकाश, इस समय जो प्री ओपनिंग टेक्स आ रहे हैं निफ्टी के, वो तो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं, 5700 पर ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में अगर लौटें तो क्या लगता है आपको, बाजार कहाँ खुलेगा और आगे कैसा चलेगा? बेसिकली मार्केट वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन टेक्निकल ग्रुप से मार्केट स्ट्रेच भी हो चुका है, तो एक अनस्ट्रेचिंग की ज़रूरत है राजीव जी। सो मैं कहूँगा निफ्टी फ्यूचर्स में 5240 अहम सपोर्ट है, एक बाउंस, टेक्निकल बाउंस मिल सकता है जो कि अराउंड 5310 टू 5320 तक ले जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। और बैंक निफ्टी में जो एक कारोबार तो लगता है कि यस 9009 में एक सपोर्ट जोन्स है, शायद एक बाउंस मिले टू 10100 जोन्स पर, तो एक टेक्निकल बाउंस यस पॉसिबल। लेकिन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव प्रकाश, आज के लिए कोई प्ले आप करेंगे नहीं क्या, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम दिख रहा है एंड इफ यू आर लुकिंग एट मोर देन 1% गेन, तो इसे कैसे प्ले करेंगे आप? आई थिंक आई विल गो फॉर लॉन्ग, सिंपल। मेरे ख्याल से आईटी पैक में ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर में काफी हद तक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हुआ है अराउंड 2 हफ्ते का। यहाँ पर एक अपमूव है तो 105 का स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट ऑफ 115 टू 120 टू इवन 125 इज पॉसिबल, लेकिन उसे वक्त लगेगा। बट शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 115 तक 117 तक जाने की पूरी संभावना है ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर में। दूसरा स्टॉक जो मुझे ठीक लग रहा है वो बैंकिंग पैक से, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोअर लेवल्स पर जो स्ट्रक्चरली इंडिकेटर देखें तो लगता है कि एक स्टेट बैंक में एक अपमूव बाकी है, अच्छा आ सकता है और लेवल ऑफ 1920-1910 तक जाने की पूरी संभावना है स्टेट बैंक में। सिर्फ एक टाइट स्टॉप लगाने की जरूरत है 1830 का। लगता है कि यहाँ से अगर अपमूव चला गया स्टेट बैंक में तो एक थोड़ा ऊपर और भी मिल सकता है। आई थिंक 1910, 1915, 1920 पॉसिबल स्टेट बैंक इंडिया में, तो प्ले लॉन्ग। जी चलिए, शुक्रिया प्रकाश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, एक स्पेस जहां पर हमने काफी न्यूज फ्लो सुना है वो है हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ। लेंडिंग रेट्स को लेकर लगातार खबर आ रही है और सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इसे रिवाइव किया जाए। इन द वेक ऑफ दिस, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर कोई कॉल लेना हो, स्टॉक्स लाइक टिपिकल स्टॉक्स लाइक HDFC या फिर छोटे स्टॉक्स में दीवान हाउसिंग, इस तरह के स्टॉक्स पर, तो फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, क्रिसिल रिसर्च में हम दीवान हाउसिंग को कवर करते हैं। हमने दीवान हाउसिंग को 2 पैरामीटर्स पे रेट किया है। फंडामेंटल पे, जो कि फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ दीवान हाउसिंग है, उसमें हमने उसको रेट किया है 4/5, जो कि सुपीरियर ग्रेडिंग कंपेयर टू अदर इक्विटीज़। हमारा फेयर वैल्यू ऑन दीवान हाउसिंग है 276 रुपये, जो कि प्राइस बाय बुक 1.4 टाइम्स FY14 पे आया है। दीवान हाउसिंग के बारे में और पूरे सेक्टर के बारे में अगर आप राय पूछते हैं तो आज भी देखें, टोटल इंडिया लेवल पे हाउसिंग फाइनेंस का या मॉर्गेज फाइनेंसिंग का प्रपोर्शन इज़ अराउंड 8 to 9%। इसका मतलब यह है कि ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे कि और ज़्यादा पेनिट्रेशन होने की उम्मीद है। दीवान हाउसिंग नंबर 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है भारत में। इसकी मुख्य स्ट्रेंथ्स ये हैं कि इनका Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में नेटवर्क अच्छा है, जहां इनका डायरेक्ट कंपटीशन नंबर 1 और नंबर 2 HDFC LIC से ज़्यादा इनका कंपटीशन PSU बैंक से होता है, जो कि एक मुख्यतः एक हिस्टोरिक तरीके से या क्लासिक तरीके से पहले से देवर द जगह जहाँ पे कि लोग ऋण लेने आते थे, तो उनसे इनका कंपटीशन होता है। वहाँ पे इन्होंने एक अच्छी पहुँच बना के रखी हुई है। दीवान हाउसिंग के साथ दूसरी बात इन्होंने ये भी है कि इन्होंने अपने NPA लेवल
चूंकि ये टियर 2 और टियर 3 में है, वहाँ पे ये उम्मीद लगाई जाती है कि एनपीए लेवल थोड़े ज़्यादा होंगे, जी। लेकिन इन्होंने अपने एनपीए लेवल कंट्रोल में करे हुए हैं। करीब 1.1% का ग्रॉस एनपीए है, 0.7% नेट एनपीए है, जो कि एक आज की स्थिति में एक अच्छा लेवल माना जा सकता है। इन सब मुद्दों के रहते हुए हमने इसको एक सुपीरियर इक्विटी की तरह ऑन ए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेसिस ग्रेड किया है, एवं हमारा फेयर वैल्यू 276 रुपये आती है। जी बिल्कुल। शार्दुल, अगर निफ्टी का हम पिछले कुछ महीनों का मूव देखें तो पहले तो 47-70 से गया, ये करीब 53-50 के आसपास तक, लगभग 650 अंक की 580 अंक की बढ़त मिल गई। उसके बाद अगली जो चाल रही वो 5032 से लेकर के अभी 54-50 के आसपास तक गई। ये बढ़त रही लगभग 425 अंक की। तो पिछली बढ़त से ये बढ़त हल्की रह गई। इस बार जब उछाल मिलेगी उसमें क्या उम्मीद करें? देखिए, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से दैट यहाँ पे कितनी और बढ़त मिल सकती है, बट ओवरऑल मेरा वीकली चार्ट पे अगर ये देखा जाए, नज़रिया देखा जाए, तो मैं समझता हूँ दैट अगले 11 दिन में अगर मार्केट 5450 क्रॉस कर सकती है तो आई थिंक दैट यू विल सी अ सब्सटेंशियल मूव इन द मार्केट, जो बढ़त पिछले 3 बढ़तों से ज़्यादा हो सकती है। तो आई वुड बी वेरी बुलिश इफ ऑन द मार्केट इफ इट क्रॉसेस 5450 बट इन द नेक्स्ट 11 डेज। राइट, चलिए खैर जो टिक्स आए हैं जहां पर जाके संकेत रुके हैं उसके मुताबिक निफ्टी 5300 के ऊपर ही खुल सकता है। 5310 की इसकी इंडिकेटिव टिक्स में ये फ्रीज हुआ है 5310 पर, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स पर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रही है इसमें स्टरलाइट है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील, डीएलएफ, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, बीपीसीएल और आईडीएफसी, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप नज़र रख सकते हैं अच्छी मजबूती। इसके अलावा बीएचईएल, एसबीआई, रिलायंस इंफ्रा। इनफैक्ट आज के बाजार में अगर आप देखिए जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं या फिर कम बढ़त वाले स्टॉक्स हैं उनकी संख्या कम है। एक आध दो स्टॉक्स हैं एनटीपीसी या फिर बजाज ऑटो जहां पर आधे % या उससे कम की मजबूती है, लेकिन ओवरऑल एज पर इंडिकेटिव टिक्स निफ्टी में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा हो। तो आप ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट एक काफ़ी अच्छी मजबूत ओपनिंग। 71 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी फ्रीज हुआ है। बैंक निफ्टी 1.5% ऊपर दिख रहा है इंडिकेटिव टिक्स में, और आईटी इंडेक्स 1% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। अविनाश, आपकी सलाह आईटी स्टॉक्स पर क्या है? मोमेंटम स्टॉक्स जो हैं आईटी के उसमें मैं समझता हूँ कि मोमेंटम थोड़ा बहुत जारी रहेगा, क्योंकि क्लियरली अगर यूरोप में क्लियरली अगर ये पॉलिसी इनिशिएटिव कल ईसीबी का हुआ है तो आई थिंक क्लियरली होपफुली ऑर्डर विंस को लेके मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि पॉसिबली आउटसोर्सिंग जो यूरोप से आ जाएगा वो उनसे उनकी बैलेंस शीट्स और कैश फ्लोज पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ पे जो मिड कैप स्टॉक्स है मैं समझता हूँ जैसे कि केपीआईटी है, हेक्सावेयर है, माइंट्री है, यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीमेंटल मूव के लिए जगह ज़्यादा बनती है। लार्ज कैप में मेरे ख्याल से एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस में मोटा मोटी थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू दिख रही है, तो आई थिंक इंक्रीमेंटल वैल्यू यहाँ से थोड़ी बहुत कम रहेगी। लेकिन मिड कैप काउंटर्स जैसे मैंने आपको कहा वहाँ से डेफिनेटली अपसाइड के लिए अभी भी गुंजाइश है। मोहित, आप इस वक्त रिलायंस इंफ्रा को लेकर के क्या नज़रिया अपना रहे हैं? कई सारी बिजनेसेस से कंपनी बाहर निकलना चाह रही है, तो इन योजनाओं का या इन सब परियोजनाओं से बाहर निकलने का कंपनी के कामकाज पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, रिलायंस इंफ्रा क्रिसिल रिसर्च से हम लोग कवर नहीं करते हैं, तो उस पर मुझे लॉन्ग टर्म अभी व्यू देना मुश्किल होगा। एट द सेम टाइम अगर आप एक कंपनी को किस नज़रिए से देखें कि एक कंपनी को अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, स्पेशली यू आर इन ए सेक्टर जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आज प्रोजेक्ट डिलेज बहुत हो रहे हैं, पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे एक किसी नॉर्मल कंपनी की तरह से एक अच्छा मूव कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि रिलायंस इंफ्रा पे क्या इस पर्सपेक्टिव है, बिकॉज रिलायंस इंफ्रा पे अभी हमारा डिटेल रिसर्च और कवरेज नहीं है। जी चलिए शार्दुल, चलते चलते आपके रिमार्क्स। आज जिस तरह का इंडिकेशन है 71 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी है 5310 पर इंडिकेटिव टिक्स में, एंड कंसिडरिंग कि कल मार्केट्स ओपन है तो आज हो सकता है क्लोजिंग में रिस्क एवर्जन ना भी देखने को मिले। आपकी स्ट्रैटेजी?
देखिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए दैट ये बेसिकली अभी एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ बाउंस कहाँ तक आता है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। 5360 तक का बाउंस एक नॉर्मल टेक्निकल बाउंस के तौर पे देखा जाएगा। एनी मूव बियॉन्ड 5360 ऑन द निफ्टी एंड यू कैन सी अ सब्सटेंशियल अप मूव इन द मार्केट। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा अगर मार्केट 5450 को क्रॉस कर देती है अगले 11 ट्रेडिंग सेशन में। जी शुक्रिया शार्दुल इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। और अविनाश, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की खबर आ जाती है, जैसे कि अटकलें बाजार में काफ़ी समय से चल रही हैं, होंगी नहीं होंगी, इसको लेकर के कई विरोधाभासी संकेत मिले हैं। कभी वित्त मंत्री कह देते हैं कि उन्हें जो फ्यूल प्राइसेज है बढ़ाने की उनकी अभी स्थिति नहीं है। रंगराजन साहब जब बात करते हैं तो एक तरफ ज़रूरत दिखाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्या लग रहा है, सरकार सोच क्या रही है? नहीं बराज जी, मुझे लग रहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस शायद पहले बढ़ा दिए जाएंगे। इनफैक्ट मार्केट में ये न्यूज़ है कि पॉसिबली 4.5 या 5 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर हम डीजल की कीमतें की बात करें तो मुझे लगता है कि उनको शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज आई थिंक क्लियरली एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके का माहौल अभी पार्लियामेंट में हो रहा है, मेरे ख्याल से क्लियरली गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो कोई ऐसा बड़ा कदम ले। उनको भी पॉसिबली एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ना मेरे ख्याल से पॉसिबल लग रहा है एक आध 2 दिन में, लेकिन डीजल के लिए वक्त लगेगा। और मार्केट्स में भी ये मान के चलना चाहिए कि क्लियरली पॉलिटिकल कंफर्ट नहीं है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, तो डेफिनेटली ये डिसीजन शायद थोड़ा डिले होगा। बट ब्रॉडली आई थिंक पेट्रोल का भी प्राइस अगर बढ़ता है तो मार्केट्स इसे पॉजिटिवली व्यू करेगी। जी हाँ, और इस पर हम इनफैक्ट आगे भी और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं बाजार की ओपनिंग कैसी होती है। एक मजबूत ओपनिंग के अच्छे संकेत यहाँ पर बने हुए हैं, और अगर इन लेवल्स के आसपास बाजार होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत होगा। बिकॉज ये जितना ऊपर होल्ड करेगा उतना फिर जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होने की संभावना बढ़ेगी बाजार में, खासकर जो मंगलवार से लेकर कल या फिर परसों तक के ट्रेड में क्रिएट हुए होंगे। 229 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स इंडिकेटिव टिक्स में, और निफ्टी 71 पॉइंट्स ऊपर 5309 का लेवल यहाँ पर। और अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खरीदारी। इनफैक्ट निफ्टी में इंडिकेटिव टिक्स में तो कोई भी काउंटर ऐसा नहीं है जहाँ पर लाल निशान देखने को मिला हो। एंड अक्रॉस द बोर्ड जिसे कहते हैं सेक्युलर बाइंग यहाँ पर शुरुआती दौर में देखने को मिल सकती है, बिकॉज इवन अंडर परफॉर्मर्स लाइक IDFC या फिर मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर एटलीस्ट हमने इंडिकेटिव टिक्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस के लिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी बैंक निफ्टी पर और इस तरह के कुछ एक हेवी वेट्स पर, जहां पर हमने पिछले दिनों काफ़ी मोमेंटम क्रिएट होते देखा था। बाजार खुला है इस समय और 72 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुला है। 5312 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है निफ्टी पर। अब 75 अंकों की मजबूती, तो 1.5% ऊपर। इंडियन मार्केट्स भी ज़्यादातर एशियन मार्केट्स का ट्रेंड फॉलो करते हुए खुले हैं। अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है, और शुरुआती दौर में मजबूती जहाँ पर उन्हें भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में 248 अंकों की मजबूती है, नाउ 244 पॉइंट्स ऊपर। 17,594 का लेवल यहाँ पर है। 1.5% ऊपर निफ्टी खुला है। 5320 का लेवल, तो ये ऑलरेडी उसी जोन में है जिसकी बात हो रही थी। शार्दुल जैसे बता रहे थे कि 5320 से लेकर 5340 के बीच में एक सप्लाई जोन है। अगर इसे आसानी से पार कर जाता है निफ्टी, या फिर इसके ऊपर निकल जाता है कन्विंसिंगली, तो ये मार्केट के लिए एक काफ़ी अच्छा संकेत होगा। जो टॉप गेनर्स हैं उसमें स्टरलाइट है 3.5% ऊपर, स्टरलाइट का काउंटर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 4% ऊपर जाते हुए शुरुआती दौर में। टाटा स्टील के काउंटर पर 3.25% की मजबूती। हिंडाल्को, JP एसोसिएट्स, IDFC, सेसा गोवा, DLF, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी मजबूती, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी इस समय बाजार में क्रिएट होते हुए। और आप देख रहे हैं कितने तेज़ी से टिक्स यहां पर वॉल्यूम्स के साथ इस समय स्क्रीन पर जनरेट होते हुए। सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती शुरुआती दौर में देखने को मिली है, और निफ्टी अब 85 पॉइंट्स ऊपर 5323 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेड बाय टाटा मोटर्स। 4.25% की तेज़ी टाटा मोटर्स के काउंटर पर देखने को मिली है। 280 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। 17,633 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख लेते हैं सारे जो हैवी वेट्स हैं उन्हें भी टिक बाय टिक आप देख रहे हैं मार्केट का मूवमेंट इस समय। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में काफ़ी अच्छी मजबूती शुरुआती दौर में हायर लेवल्स पे बाजार सस्टेन करने की कोशिश करते हुए। हैवी वेट्स की सूची एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग विथ रिलायंस, 11 रुपये की मजबूती, 780 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है। आज यहाँ पर खबर भी आई है, दुबई मर्केंटाइल एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ONGC पर 3.5 रुपये की बढ़त है। 278 का लेवल यहाँ पर है।
इन्फोसिस क्लियर आज अच्छा सपोर्ट करते हुए 2474 का लेवल यहाँ पर और 53 रुपीज़ की मजबूती इस समय इन्फोसिस के काउंटर पर देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल हरे निशान में, बाकी काउंटर्स में बैंकिंग स्टॉक्स पर भी काफ़ी अच्छी मजबूती है। इनफैक्ट निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट 0.2% ऊपर है। SBI 1890 पर 37 रुपये की मजबूती SBI के काउंटर पर देखने को मिली है। ICICI भी पीछे नहीं, ICICI के काउंटर पर 24 रुपये की मजबूती, 921 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ITC पर अच्छी मजबूती है, जो बाकी मोमेंटम प्लेज हैं अच्छी वेटेज वाले, उसमें HUL पर ठीक ठाक मजबूती है। इसके अलावा टाटा स्टील, L&T, इनफैक्ट यू नेम इट, और वो सारे काउंटर्स अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। टाटा स्टील 3.5% ऊपर, HDFC के काउंटर पर 1% के आसपास की मजबूती, 729 का लेवल यहाँ पर है। और काउंटर्स जहाँ पर अच्छी बढ़त अभी भी बरकरार है उसमें टाटा मोटर्स तो है ही, इसके अलावा JP एसोसिएट्स और एक काउंटर है जहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कम मजबूती जहां पर है उन स्टॉक्स में कोल इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक है, जहां पर बाजार के मुकाबले थोड़ी कम बढ़त है। लेकिन निफ्टी अब भी 80 पॉइंट ऊपर 5318 के आसपास होल्ड करते हुए। अविनाश, क्या कहेंगे आज की शुरुआत पर आप? मीर, आई थिंक आज की ओपनिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे है मेरे ख्याल से। जिस तरीके की न्यूज़ फ्लोज कल आई थी और एशियन मार्केट्स ने आज सुबह जिस तरीके का बाउंस दिखाया, मैं समझता हूँ कि क्लियरली आई थिंक सेकंड हाफ में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि यूरोप भी आज ऊपर ट्रेड करेगा शुरुआती दौर में। तो आई थिंक ब्रॉडली आई थिंक मार्केट्स शुड बी एबल टू मेंटेन गुड गेन्स। आज मेरे ख्याल से क्लोजिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से 5320, 5330 का लेवल मेरे ख्याल से क्लियरली मार्केट शुड सस्टेन एंड पॉसिबली क्लोज विद दिस काइंड ऑफ लेवल। लेकिन अविनाश, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कल जो क्षेत्र चले थे, जैसे कि खासतौर पे IT क्षेत्र, वो भी मजबूत हैं, और कल जो क्षेत्र कमज़ोर रहे थे जैसे कि कैपिटल गुड्स, वो भी ठीक ठाक बढ़ा दिखा रहे हैं। तो एक आगे की रणनीति के लिहाज से यहाँ बाजार इन स्तरों पर खुला, यहाँ से आगे की संभावना देख करके कहाँ पर ज़्यादा झुकाव रहेगा आपका? नहीं, मेरे ख्याल से जो कमज़ोर सेक्टर्स है राजीव, जैसे कि कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, जहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक दो दिन अगर बाउंस दिखता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बनता है उनसे मेरे ख्याल से ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को निकलना चाहिए। आई थिंक क्लियरली फार्मा, FMCG, ऑटो, बैंक्स, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबल लग रहा है। तो आई थिंक आने वाले हफ्ते में आई थिंक रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन काउंटर्स से मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहे। आई थिंक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट बैंक्स, ऑटोज और फार्मा और FMCG में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्ट्रेंथ होल्ड करेगी। जी, मैसिवली स्क्यूड है मार्केट इस समय। अगर आप देखें जो बढ़त वाले स्टॉक्स हैं उनकी तरफ, NSE पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है 725 और नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या है 120। ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे बाजार में अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, चाहे मिड कैप स्टॉक्स हों या फिर लार्ज कैप, अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग इस समय यहाँ पर जनरेट हो रही है। देख लेते हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को। यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें आज टाटा ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। TCS तो खैर आउट परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन आज टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ये दोनों भी यहाँ पर खुलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोहित, ओवरऑल आपका व्यू बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा ऑटो स्टॉक्स पर क्या है? क्योंकि अगर बैंक्स के रेट सॉफ्टन होने हैं, जो कि इंडिकेशन है और हो भी रहे हैं पॉकेट्स में, तो उसका सीधा इम्पैक्ट, जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ऑटो स्टॉक्स पर। जी देखिए, हमारा व्यू ये है कि अभी ऑटो स्टॉक्स में फाइनेंसिंग एक तरीका होता है जिससे कि ऑटो स्टॉक्स को बढ़त मिलती है। एक दूसरा तरीका होता है नेचुरल डिमांड। अगर आप डिमांड साइड पे देखें तो इस साल पिछले सालों की बनिस्बत इस साल डिमांड थोड़ी कम दिख रही है ऑन द कंजम्पशन सेक्टर। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि टू व्हीलर सेगमेंट में 7 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी कंपेयर टू 14-15% जो पिछले कुछ सालों में देखी गई थी इन दिस ईयर। फेस्टिव सीजन के हिसाब से देखें तो आज बहुत सारी ऑटो स्टॉक कंपनीज हैं जिनकी इन्वेंट्री बिल्डअप एट डीलरशिप लेवल अच्छी खासी हो गई है। हम क्रिसिल रिसर्च में हम हीरो होंडा को कवर करते हैं। हीरो होंडा का इन्वेंट्री लेवल बड़ा है। तो ये अब फेस्टिव सीजन में इसमें से कितना पिकअप होगा अगले 3-4 महीनों में, ये इस चीज़ को डिफाइन करेगा। क्लियरली फाइनेंसिंग में अगर कमी आती है, फाइनेंसिंग रेट्स में कमी आती है, तो क्लियरली वो एक पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन ये बाकी डिमांड फैक्टर्स अभी थोड़े कमजोर ही दिख रहे हैं। जी, लेकिन अगर मांग में कमी रहती है, उसके पीछे एक कंपनसेट करने की रणनीति के तहत, जैसा कि हीरो मोटोकॉर्प ने रणनीति बनाई है कि वो बाहर दूसरे देशों के बाज़ार पर ज़्यादा ध्यान देंगे और
होंडा के साथ जब उनका अलगाव हुआ उस वक्त एक उनकी रणनीति का खास हिस्सा ये भी था कि ठीक है हमें सारी दुनिया के बाजार में अपने पांव जमाने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या इस समय वो मौका सही रूप से आपको दिख रहा है? क्या उसका फायदा वो ले पाएंगे जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उनको ध्यान में रखते हुए? देखिए आज अगर हम ये देखें तो हीरो का जब होंडा के साथ टाई अप था तो उनको बाहर का मार्केट उनके लिए पूरी तरह से बंद था। उसका उनको मुख्य फायदा हुआ, उनका पूरा फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे रहा। डोमेस्टिक मार्केट में उनका 40% से ऊपर मार्केट शेयर रहा। आज अब वो एक ट्रांजिशन फेज में है। उनका 3 से 4 साल की रणनीति ये हो सकती है कि वो डोमेस्टिक में भी अच्छा करें और बाहर के मार्केट्स में भी जाएं, जैसा कि बजाज ने करके दिखाया है पिछले कुछ सालों में। बाहर के मार्केट्स में संभावना है कि जो कि हमें बजाज के रिजल्ट से दिखता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में आज उनका वो उनके आज हीरो मोटोकॉर्प के लिए वो उनकी कैश काउ है डोमेस्टिक मार्केट। वहाँ पर उनके लिए मार्केट शेयर मेंटेन करना ये सबसे बड़ा पहला स्टेप होना चाहिए, और जो कि उन्होंने करके भी दिखाया है। पिछले 8 क्वार्टर्स में होंडा ने अपना मार्केट शेयर 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, लेकिन हीरो का मार्केट शेयर 40% के ऊपर ही रहा है हर क्वार्टर दर क्वार्टर, जिससे कि क्लियरली उनके ब्रांड्स की स्ट्रेंथ, उनकी ओवरऑल ब्रांड पोजीशनिंग, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप की स्ट्रेंथ सामने नजर आती है। क्रिसिल रिसर्च ने हीरो मोटोकॉर्प को फंडामेंटल लेवल पे 5/5 या एक्सीलेंट ग्रेड किया है। हमारा फेयर वैल्यूएशन अराउंड 2023 रुपये आता है DCF के बेसिस पे। सो क्लियरली एक अभी उनकी रणनीति जो चल रही है वो एक सही रास्ते पे चल रही है। और लेकिन अगले 2-3 सालों के नज़रिए से देखा जाए तो एक इंटरनेशनल मार्केट में वेंचर करना उनके लिए एक ना सिर्फ चुनौती है, एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और उनको उसके लिए वो सही कदम भी उठा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने AVL के साथ अभी टाई अप भी किया है, जो कि एक उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। राइट, चलिए शुक्रिया मोहित हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कमिंग बैक टू मार्केट्स, 75 पॉइंट ऊपर निफ्टी 5313 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। एक नजर डालते हैं रिलायंस पर। यहाँ पर खबर जो आई थी कि ये पहली कंपनी बनी है, दुबई मर्केंटाइल एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली भारतीय कंपनी बनी है। अविनाश, अगर ग्लोबली लिक्विडिटी बढ़ेगी जिसकी उम्मीद बनी हुई है ECB की मीटिंग के बाद, इसका इम्पैक्ट क्रूड पर भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट रिलायंस पर देखने को मिले इफ क्रूड रिमेन्स एट हायर लेवल्स। आपके टारगेट्स रिलायंस पर क्या सेट हो रहे हैं इस सीरीज के लिए? मेरे एक्चुअली रिलायंस का जो पैटर्न है टेक्निकली और फंडामेंटली, आई मीन जिस तरीके के क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स ये क्वार्टर में आएंगे, मैं समझता हूँ कि यहाँ से करीबन आई मीन क्लियरली और एक 14-15% की अपमूव है अगर 3 to 6 मंथ्स का व्यू ले, क्योंकि क्लियरली आई थिंक जो बॉटम लेवल्स थे वो रिलायंस के अभी आना मुश्किल लग रहे हैं। और फंडामेंटली भी मैं समझता हूँ कि बोथ फ्रॉम द पेटकेम बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम द ENP बिजनेस यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ट्रिगर्स है। और हालांकि केजी गैस बेसिन के प्रोडक्शन का थोड़ा बहुत इशू कंपनी को रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए। क्लियरली अगर किसी को लंबा व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ से डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है इन द शॉर्टर टर्म। हाउएवर एज यू राइटली सेड, अगर लिक्विडिटी आती है तो क्रूड पे भी इम्पैक्ट रहेगा, और उससे डेफिनेटली आई मीन क्लियरली प्राइसिंग पे भी आई मीन इम्पैक्ट रहेगा। तो आई थिंक मोटा मोटी आई थिंक रिलायंस इज इन अ स्वीट स्पॉट। तो क्लियरली लॉन्गर टर्म व्यू से ये लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त निफ्टी का ताज़ा हाल देखें तो 53-13 के आसपास दिख रहा है, 74-75 अंक के आसपास की मजबूती है। इसलिए यहाँ से आगे आज के लिए कितनी और गुंजाइश रखी जाए ये सोचना ज़रा मुश्किल हो रहा है। एक अगर इन स्तरों को बचाए रख पाए, इन स्तरों पर बने रह पाए तो ये भी बाजार के लिए एक ठीक ठाक उपलब्धि रहेगी। खैर अभी एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।